तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूँ सर, कुछ चार्ट्स हम लोग अपने व्यूअर्स को डाटा बताए थे। मेन तो मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स डाटा ही है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे मिड कैप की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का जो अगर प्रदर्शन देखें आप, ये देखिए अगर चले सबसे पहले यहाँ पे मिड कैप 100 इंडेक्स का प्रदर्शन जो 52 वीक लो जो था, देखिए 25,048 के आसपास इंडेक्स था। वहाँ से आप हाई देखिए 59,707 के आसपास पहुँचता हुआ दिखा, और आप देखिए अपने लो से करीब करीब 138% की छलांग यहाँ पर इस इंडेक्स ने लगाई है। यानी कि और पिछले आप देखिए एक महीने में भी जब बाजार एक रेंज बाउंड में था, वहीं मिड कैप जो था एक ठीक ठाक एक अच्छी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा था यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे मैं प्रदर्शन की भी बात कर लेता हूँ, रिटर्न की भी बात कर लेता हूँ, ये देखिए 3 महीने में यहाँ पर आप देखिए करीब करीब 14% का रिटर्न है। एक साल में फ्लैट रहा, क्योंकि देखिए जो बीच में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, दबाव आए, तो उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन 2 साल में 63% का रिटर्न देखने को मिला है यहाँ पर, और 3 साल में डबल आप देखिए होता हुआ दिखाइए, और 5 साल में यहाँ पे 3 गुना लगभग बढ़ता हुआ ये इंडेक्स दिखा है। चलिए अब आपको इसी के साथ बता देते हैं कि टॉप 5 मिड कैप फंड्स का बीते 5 साल का प्रदर्शन कैसा रहा है। अगर आप इनमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। मिड कैप फंड की अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल में किस तरीके का सालाना रिटर्न इन्होंने दिया है, तो आपको बताते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की अगर बात करें 37.40% का सालाना रिटर्न बीते 5 साल में देखने को मिला है इसकी तरफ से। एडलवाइज मिड कैप ने 34.63%, क्वांट मिड कैप ने 33.53% का रिटर्न दिया है सालाना। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने 33.48%। साथ ही अगर आखिर में देखें तो एचडीएफसी मिड कैप ने 33.39% का रिटर्न यहाँ पर दिया है बीते 5 साल में। इसी के साथ अगर इस साल की बात करें 2025 की, तो मिड कैप फंड्स में कितना निवेश आया है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए जनवरी शुरुआत अच्छी हुई, 5,148 करोड़ का जो है रिटर्न यहाँ पर निवेश हमें देखने को मिला। फरवरी में जो है 3,407 का निवेश आया है। इसके अलावा मार्च की अगर बात करूं मैं तो 3,400 से ज़्यादा का 3,400 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न आया है। अप्रैल में 3,300 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न है, और मई में ये थोड़ा सा नीचे आया है। अगर देखें तो 2,809 करोड़ का यहाँ पे निवेश देखने को मिला है। बिल्कुल, यहाँ पर तो ये जो पूरे आंकड़े हैं जो आपको बता दिए कि आपको क्लैरिटी मिल गई कि मिड कैप फंड में निवेश को लेकर क्या रुख है, रिटर्न के मामले में क्या रुख है, तो हर एक चीज़ हमने यहाँ पर अपने व्यूअर्स को क्लैरिटी दे दी है। अब सर सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर FY25 के Q1 की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो रिजल्ट का सीज़न यहाँ पे हम लोग देखने लगातार नंबर्स आ रहे हैं। हालांकि जो शुरुआत हुई वो थोड़ी ढीली रही, लेकिन अब स्थिति हल्की फुल्की बेहतर होती दिख रही है। इन रिजल्ट्स का मिड कैप फंड्स पर आपके हिसाब से क्या असर देखने को मिल सकता है, और जून तिमाही में किस तरह के सेक्टर यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये लीड कर सकते हैं? देखिए, आपने 2 सवाल किए हर्ष, दोनों को एक एक तरीके से मैं आंसर दूंगा जी। पहले तो जो आपने शुरू में कहा कि डेफिनेटली जो सेंटीमेंट है, मार्केट का सेंटीमेंट है, वो काफी अच्छा हुआ है। हम जब पिछली बार शो में मिले थे तब हम यही बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी जो सिचुएशंस थी जिसके वजह से मार्केट नीचे जा रहा था, वो सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हुआ है। चाहे वो हमारे यहाँ पे हो जो भी कंसर्न्स, या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, बाहर के देशों के वॉर की बातें हो, वहां पे इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट हो, इकोनॉमी की बात हो, तो बहुत सारी चीजें चल रही थी अगर आप देखें तो ये कुछ 4-5 महीनों में। बट जून आते आते, मई जून आते आते मार्केट ने काफी कुछ हद तक संभाला। जो टैरिफ की बातें थी वहां पे भी इंप्रूवमेंट्स दिखी, और ये सब चीज बातों को लेकर साथ में हमारे देश में भी जो अगर हम देखें तो मॉनसून की बात करें तो मॉनसून में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है। मॉनसून इस बार अच्छा होने वाला है, तो ये सब भी इफेक्ट होता है मार्केट में। इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ पे भी काफी अच्छी तरीके से डाउन किए, बैक टू बैक डाउनटर्न्स दिखा, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी काफी अच्छी तरीके से आई। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डेफिनेटली। जो आपने कही सीजन में रिजल्ट्स की बात, डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स, स्पेशली डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सेक्टर्स में काफी अच्छी बढ़त देखने मिली। और ये जो सेक्टर्स मैंने कहा, वो ये सब सेक्टर में ही सबसे ज्यादा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स देखने मिलेंगे। और मैं मिड कैप को हमेशा हर्ष ऐसा कहता हूं कि ये स्वीट स्पॉट वाला कैटेगरी है।
लार्ज कैप पहला आता है, स्मॉल कैप एंड में आता है और मिड कैप बीच में आता है। तो ये जो मिड कैप कैटेगरी है ना, वो काफी अच्छी स्वीट स्पॉट वाली कैटेगरी है। और जहां पे हमको स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम अगर हम देखें, वैरायटी ऑफ सेक्टोरियल स्टॉक्स हमको मिल सकते हैं। और लास्ट तीनों में 1 साल का हम रिटर्न देखेंगे तो कम से कम 4-4.5% का हमको अपसाइड दिखेगा, क्योंकि पहले 4 महीने अगर देखें हम जैन से लेकर अप्रैल तक, और लास्ट ईयर से देखें तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक काफी हद तक मार्केट डाउन गया था। मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी गिरावट आई थी। बट जब गिरावट के बाद जब रिकवरी आती है, मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है हर्ष के, स्मॉल कैप के पहले मिड कैप में बहुत जल्दी रिकवरी आती है। और मिड कैप में जल्दी रिकवरी क्यों आती है? क्योंकि ये जो मिड कैप की कंपनियां भी होती है वो पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनीज होती है, राइट? वो फ्यूचर में बड़ी कंपनी के बनने के और चलती है। तो वैसे देखने जाए तो मिड कैप एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां पे डेफिनेटली रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोग निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कैटेगरी देख सकते हैं। और इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आया हुआ है, कंपनी के रिजल्ट्स में आते हुए दिखेगा। अभी आने वाले जो और क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे उसमें भी आपको मिड कैप कंपनीज जो है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। कंज्यूमर गुड्स हो गया, आईटी हो गया, कुछ हद तक बैंकिंग फाइनेंस तो रिकवर काफी अच्छे से हुआ, फार्मा कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये सारे जो कंपनीज हैं वहां पे आपको काफी अच्छे मार्जिन्स इंप्रूवमेंट दिखेंगे और रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे, जिससे और मिड कैप बढ़ने की आशंका यहाँ पे लगाई रही है। ठीक है सर जैसा कि आपने बताया कि रिकवरी देखने को मिल रही है, अच्छा इंप्रूवमेंट है सर। ये जो तेजी दिख रही है शेयरों में मिड कैप की, ये सर कितनी टिकाऊ है? और दूसरा, क्या मिड कैप के फंड्स में जो है हमें ये सेम परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा? देखिए दिव्या, कैसे होता है कि जैसे जो भी आप मार्केट जब नीचे जाता है और स्टॉक्स के प्राइसिंग देखेंगे तो बहुत बार ऐसा समझ में आता है कि जो वैल्यूएशंस थे, स्पेशली मिड कैप कंपनीज के जो वैल्यूएशंस थे वो ओवर स्ट्रेच थे, यानी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो प्राइस को, जो प्राइस में वो शेयर प्राइस जो मिल रही थी, स्टॉक्स जो मिल रहे थे, वो प्राइस बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुके थे। और उनके रिजल्ट्स देखे, उनके प्रॉफिट्स देखे, उनके मार्जिन्स देखे, तो उसमें अगर देखेंगे तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। तो बशर्ते तभी ही ऐसा होता है कि जब ही ऐसा सब ओवर वैल्यूएशन होता है, स्ट्रेच वैल्यूएशन होता है, तब जो मार्जिन्स भी इतने अच्छे से नहीं आते हैं, मार्जिन्स भी प्रॉफिट में नहीं आते हैं, तो मिड कैप कंपनीज में गिरावट आती है और वो दिखा हमको। बट अब आज की बात करें, जो अपसाइड मिला, अभी तो मैं ऐसा कहूंगा कि कुछ कुछ चुनिंदा ही स्टॉक्स में अपसाइड मिला, और जिसके वजह से म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा मोमेंटम मिला मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में। बट आने वाले स्पेशली 2025 से लेकर 2026 तक मैं अगर कहूं तो जो वैल्यूएशन जहां पे ओवर स्ट्रेच हुई थी, जहां पे बढ़ी थी, स्टॉक की प्राइस बढ़ी थी, वो अभी वो दिशा में अगर हम देखें तो प्रॉफिट बुकिंग जिस तरह से हुआ और स्टॉक्स नीचे गए, अब ये लेवल से काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से दिख रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स। और कुछ स्टॉक्स अभी भी बढ़ना बाकी है, जैसे हमने सेक्टर्स की तो बात की ही, वैसे और स्टॉक्स आएंगे लाइमलाइट में। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई ऐसा यूटर्न, बहुत बड़ा यूटर्न दिखेगा। अगर कोई ऐसी बुरी खबर आती है तो डेफिनेटली हम वैसे एंटिसिपेट नहीं कर सकते। बट जिस तरह से मार्केट चल रहा है, जिस तरह से सेंटीमेंट बना हुआ है, जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है, पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही है, रिजल्ट्स की खबरें अगर देखें तो वो भी पॉजिटिव लग रही है, मॉनसून भी काफी अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप में काफी अच्छे रिटर्न्स और आना बाकी है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि अगर आप यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग की बात करें, यहाँ पर अगर मिड कैप निफ्टी 150 को ट्रैक अगर हम लोग करें तो ये 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर यहाँ पे, जिसका मतलब ये होता है कि स्लाइटली सा ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव है। नंबर्स अगर सर अच्छे आ जाएंगे तो ये कवर अप हो जाएगा यहाँ पर। आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि लंबे समय से अगर हम लोग देखें तो लार्ज कैप में उस तरीके का अल्फा जनरेट होता हुआ नहीं दिखा है। ये बात ठीक है कि जो लार्ज कैप होता है वो आपको डाउनफॉल से बचाता है, लेकिन मिड कैप में अभी जो स्थिति है, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ सर, ये आसपास हल्का सा यहाँ पर जो है हल्का सा महंगा वैल्यूएशन के तौर पे दिख रहा है यहाँ पे। नंबर्स एक तो आपके हिसाब से क्या डबल डिजिट में कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ सकते हैं यहाँ पर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे थोड़ा दबाव दिखता है मिड कैप में तो फिर क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी?
देखिए, जब आपका टाइम होराइजन 5 साल से ज्यादा का है, 7 साल तक, 10 साल तक आप रखने चाहते हो आपके फंड्स को, आपके गोल्स भी इतने लंबे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब जो बातें हम कर रहे हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक बातें हमको करनी चाहिए। जब हम स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं या कुछ कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमारा लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन है, हमने 1 साल पहले, 2 साल पहले ही निवेश किया करना स्टार्ट किया हुआ है, और मेरे पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिड कैप का एक्सपोजर परफेक्ट है, तो मुझे लगता है कि इतनी सारी बारीकियों में नजर नहीं रखनी चाहिए कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को कि भाई वैल्यूएशन क्या है, प्राइसिंग क्या है। ओवरऑल मेरा मानना यही है हर्ष कि डेफिनेटली हाँ, हम कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं कि भाई ओवर वैल्यूड है, अभी भी जो नंबर्स है वो इतने सपोर्टिव नहीं है, अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो और गिरावट हो सकती है, ये सब बातें डेफिनेटली है। बट ये मुझे लगता है कि विथ लिमिट टू द स्टॉक्स होने चाहिए। जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो जब कोई फंड मैनेजर कोई अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, मिड कैप फंड्स में पोर्टफोलियो बनाता है, तो वो कम से कम 50 कंपनी, 70 कंपनी, 100 कंपनी तक का एक्सपोजर लेता है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन तो वहां पे ही हो जाता है। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, अभी भी ऐसे स्टॉक्स है जहां पे मार्केट में जब गिरावट आई थी तभी ये स्टॉक भयंकर नीचे गए थे, और अभी वहां पे थोड़ी थोड़ी रिकवरी दिख रही है। तो वहां पे जो प्राइस की जो अपॉर्चुनिटी है वो डेफिनेटली फंड मैनेजर्स लेंगे और मिड कैप में और निवेश करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपका टाइम होराइजन यहाँ से 5 साल, 7 साल, 10 साल का है और 10 साल से ज्यादा का भी है, तो मिड कैप में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात यहाँ पे यही है कि अगर आपको मोड ऑफ पेमेंट आपको अगर रखना है, तो मोड ऑफ स्ट्रेटेजी आपको अगर रखनी है पेमेंट की, तो वो एसआईपी काफी अच्छी होगी। क्योंकि मिड कैप में अगर आप बाय करना है, स्मॉल कैप आपको बाय करना है, तो आप धीरे 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 करके बाय करेंगे, तो आपको वैल्यूएशन का भी इतना कोई डर रहेगा नहीं। ठीक है सर, यहाँ पर एक रितेश जी का सवाल है। रितेश जी कह रहे हैं कि मैंने एक सवाल पूछा था लेकिन वो रह गया, और ये गलत बात है कि आप गरीबों की सुनते नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर गरीब और अमीर की सर कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब बराबर हैं यहाँ पर। और अरे हर्ष, ये गरीब को हम आंसर देके अमीर बना देंगे आप। अरे वाह सर, वाह सर। यस, ठीक है सर, तो इनका क्वेश्चन मैं अभी ढूंढता हूँ, और फटाफट से रितेश जी अगर आपने क्वेश्चन नहीं भेजा है तो भेज दीजिए। अब सर आपको अमीर बनाने वाले हैं, अब हम इसी मुहिम पे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसी बीच एक और क्वेश्चन लेते हैं निखिल अग्रवाल जी का। निखिल अग्रवाल जी ने हम लोगों को सवाल भेजा है, कह रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इनका, क्योंकि मिड कैप पे हम लोग शो ही कर रहे हैं तो इनका मिड कैप फंड्स के ऊपर है कि 1000 की एसआईपी चल रही है। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान के ऊपर 1000 की एसआईपी है सर। कॉन्ट्रा गोल्ड सेविंग डायरेक्ट ग्रोथ के ऊपर 500 की एसआईपी है। इसके अलावा इनकी गोल्ड ईटीएफ में भी फंड ऑफ फंड की बात करें, यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ पे 500 की इनकी एसआईपी चल रही है। आई वांट टू स्टेप अप विद 10% फॉर 20 ईयर्स, टारगेट 50 lakhs। सर आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे यहाँ पर? देखिए, टारगेट के पहले की बात करने के पहले जो फंड का एलोकेशन है उसमें मुझे कुछ सुझाव देने हैं। आपने मिड कैप फंड रखा है, बहुत ही बढ़िया फंड है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, और मोतीलाल एएमसी के मिड कैप पिक्स में एक्सपर्टीज काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है ये फंड में डेफिनेटली आपको अगर एड ऑन भी करना है, स्टेप अप भी करना है, तो ऐसे फंड्स में आप डेफिनेटली स्टेप अप कर सकते हैं। और आपका टाइम टेन्योर भी आपने रखा ही है कि भाई लॉन्गर टर्म है, तो आप मिड कैप में आप एक्सपोजर बढ़ाइए। अभी देखिए, आपने कुछ गलती की है। क्या गलती की है? आपने गोल्ड के 2 फंड्स लेके रखे हैं। अगर आपको गोल्ड का एक्सपोजर ही रखना है तो आप कोई भी एक फंड से आप चलाइए, और दूसरा कोई एक नया फंड लीजिए आपके पोर्टफोलियो में, जिससे आपका ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन हो वो काफी अच्छे से चले। अभी मुझे आप सिर्फ हर्ष एक बार ये बताइए कि वो कितनी अमाउंट डाल रहे हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि अब तक कितना एक्यूमुलेशन हुआ है, और उनका टारगेट क्या है कितने समय तक का? सर देखिए, टारगेट तो उनका 20 साल का है। 20 साल का नज़रिया है इनका। 50 लाख ये चाह रहे हैं इकट्ठा करना, 10% ये स्टेप अप करना चाह रहे हैं यहाँ पर। और बेसिकली इनके पास जो है सर 4 फंड्स हैं, तो यहाँ पे ये हो गए 1000, 2000, 2500 और 3000। सर 3000 रुपये ये निवेश कर रहे हैं मंथली के हिसाब से। देखिए, अगर मोटा मोटी कहे तो अगर आपको स्टेप अप आप करना चाहते हैं, आप स्टेप अप करेंगे तो आप 10% स्टेप अप करेंगे, तो 3000 से तो आप कम से कम 30 लाख बना पाएंगे। 4000 से कम आप 40 लाख बना पाएंगे। 50 लाख के लिए कम से कम आपको नहीं तो 5000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर वो 5000 की आप एसआईपी करेंगे तो 20 साल में 12% अनुमान से आप 50 लाख जुटा पाएंगे। ठीक है सर, ओके।
सर अगर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँ मिड कैप फंड्स के बारे में, सर इनमें रिस्क अगर हम देखें तो रिस्क कितना होता है और उस रिस्क को बैलेंस कैसे निवेशक कर सकते हैं? देखिए, बैलेंस करना यानी आप ओवरऑल पोर्टफोलियो की अगर बात करें दिव्या, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो को आपको बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मिड कैप कैटेगरी अगर अच्छा रिटर्न्स दे रही है, आपने कुछ शुरू में आंकड़े भी बताए और वो बहुत ही काफी एक्साइटमेंट वाले थे। अगर कोई नया निवेशक अगर ये शो देखता होगा तो वो बोलेगा कि यार चल कल से तो मैं ये मिड कैप में ही मेरे एसआईपी शुरू करता हूं। ऐसा नहीं होता है। ये जो पिछले कुछ महीनों के रिटर्न्स, पिछले कुछ सालों के रिटर्न आपको वैसे देखने चाहिए, पर उसके ऊपर भरोसा करके आपका इन्वेस्टमेंट प्लान या पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। आपको भरोसा किस पे करना चाहिए कि आपका जो फंड हाउस है वो कौन सी स्ट्रेटेजी से पूरा ओवरऑल प्लान करता है, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, कितने अवधि तक आपको निवेश करना है। क्योंकि मिड कैप की जब बात करते हैं तो वो डेफिनेटली हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में फॉल होता है और उसके लिए कम से कम आपको 7 साल 10 साल 15 साल का वक्त देना पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तब सबसे बड़ी अगर कहे डाउनसाइड आती है तो ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही आती है और मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में ही आती है। तो पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप 20-30% का एलोकेशन कर सकते हैं। आप जब ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको सभी में 20-30% का एलोकेशन रखना है जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो। अगर लार्ज कैप की बात करूं तो लार्ज कैप को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा तो जैसे थोड़ी देर पहले हर्ष ने कहा कि वो डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करता है, तो मिड कैप रहना चाहिए। क्योंकि मिड कैप बहुत ही पोटेंशियल लार्ज कैप जैसे मान सकते हैं उनको, और उसके सोच के साथ चल के आप मिड कैप में निवेश कर सकते हैं। तो मिड कैप का पोर्टफोलियो में होना लाजमी बनता है, बट परसेंटेज एलोकेशन 20 से 30% रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। 20 से 30%, ठीक है सर। सर एक हमारे व्यूअर हैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम पर सवाल उन्होंने भेजा, मोहित यादव नाम है, कह रहे हैं कि अभी स्मॉल कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं? मोहित यादव जी के बारे में मैं दिव्या बताऊं आपको कि मोहित यादव जी जो है ना वो हमेशा पैसा लेके बैठते हैं मेरे पास और हमेशा जब भी उनका सवाल होता है ना, नहीं अब ये कितना पैसा लेके बैठते हैं ये नहीं पता, कि उनका सवाल जो है टिकता सिर्फ लमसम के ऊपर ही है कि मुझे लमसम डालना है पैसा। सर बताइए आप। मुझे लगता है उनको है ना लमसम एसआईपी की तरह डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो उन्होंने आज क्वेश्चन पूछा है और अगर कल भी पूछेंगे और लगातार 2-3 दिन पूछेंगे तो लगातार 2-3 महीने में उनका जो लमसम का पैसा है उसको धीरे धीरे करके उनको स्मॉल कैप में डालना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एसटीपी, सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करके आपको धीरे धीरे स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए। भले आपके पास लमसम है, स्मॉल कैप का अगर बात करें या मिड कैप की भी बात करें तो जैसे हम बार बार कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड होते हैं। मार्केट अगर शॉर्टर ड्यूरेशन में कुछ ऐसे न्यूज के वजह से मार्केट नीचे जाता है और 10% 20% की गिरावट आती है तो मिड कैप स्मॉल कैप में उससे भी ज्यादा गिरावट आती है परसेंटेज वाइज। तो धीरे धीरे करके एंटर करिए। ऐसा तो भी मार्केट है नहीं कि भाई मार्केट बहुत गिरा था और अभी आप एंट्री कर रहे हो, क्योंकि मार्केट गिरा था और अभी देखने जाए तो कुछ संभला भी है, कुछ अच्छे रिटर्न्स भी आए हैं लास्ट 2-3 महीने में। तो ये ऐसा स्वीट स्पॉट नहीं है कि भाई मार्केट की में 30-40-50% की गिरावट है और मैं एक साथ ये लमसम पैसा डाल दूं। अभी अगर मार्केट 5%, 10%, 15% बढ़ा है तो एसआईपी की जैसे धीरे धीरे करके आप 3 महीने में 6 महीने में आपका जो लमसम का पैसा है उसको आप स्मॉल कैप के या मिड कैप में डाल सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे राधा रानी जी का सवाल है कि सर जी 1 लाख में मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर में करूँ? तो सर शेयर के लिए आप ढेरों हमारे शोज़ आते हैं, सुबह 8:30 बजे भी जुड़ सकते हैं आप। चूक ना जाना हमारा शो है तो उसमें आप जुड़िए, हम आपको बताएंगे कि कौन से बेहतर अभी जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है तो कौन से बेहतर हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है NFO हो तो ऐसा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रैंकलिन इंडिया ने नया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है। कैसा है ये NFO, कब तक के लिए खुला है? चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास। जी अभिषेक। थैंक यू हर्ष। देश का 11वां सबसे बड़ा ये एएमसी है फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड हाउस, और जो न्यू फंड ऑफर ये लेकर आया हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसके फीचर की अगर बात करें तो इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में एक तरह से निवेश करता है, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, दूसरी कमोडिटीज़ हो गई, उसके अलावा रियल एस्टेट में भी एक तरह से फंड मैनेजर इसमें निवेश करता है, जिससे कि जो रिस्क है वो एक तरह से डाइवर्सिफाई हो सके और उसके अलावा जो रिटर्न है वो आपको स्टेबल मिल सके।
सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 11 जुलाई से ये खुल चुका है, 25 जुलाई तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। 31 जुलाई तक इसका अलॉटमेंट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये से आप इसमें मिनिमम निवेश कर सकते हैं और 500 रुपये की SIP भी इसमें की जा सकती है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो फिर 0.250% का एग्जिट लोड लगेगा इन केस अगर आप 10% से ज़्यादा की यूनिट्स जो होंगी वो 1 साल से पहले अगर रिडीम करते हैं तो। इसके अलावा पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं तो फिर क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन मतलब जो सिमिलर फंड्स हैं उन्होंने पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन ने 32.27% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में एनुअलाइज्ड। इसके अलावा ICICI मल्टी एसेट ने जो दिया हुआ है वो आपका 25.06% का दिया है। इसके अलावा टाटा मल्टी एसेट एलोकेशन ने 19.75% का एक एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके अलावा HDFC मल्टी एसेट एलोकेशन ने 17.84% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। और आखिर में है UTI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसने 17.60% का एक तरह से रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में एनुअलाइज। तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो फिर 20% के अराउंड एनुअलाइज रिटर्न इन फंड्स ने दिया है। तो ये है पूरी जानकारी इस न्यू NFO की। ओवर टू यू हर्ष। ठीक है अभिषेक जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि क्या कुछ नया इस NFO में इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपसे हम लोग समझना चाहें तो सर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड काम कैसे करते हैं? देखिए आई थिंक मुझे जितना याद है दिव्या, मल्टी एसेट एलोकेशन पे हमने एक शो भी किया था, उसमें मैंने बहुत सारे बारीकियां जो है मल्टी एसेट की। मेरे लिए ये हाइब्रिड कैटेगरी और हाइब्रिड में भी मल्टी एसेट जो है वो मेरी फेवरेट कैटेगरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि मल्टी एसेट एलोकेशन एक ऐसा स्ट्रेटेजी वाला फंड है जो डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आपको हाइब्रिड एलोकेशन चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अभी ये क्यों अच्छा है और किस तरह से काम करता है, जैसे नाम में ही पूरा सब चीज आ जाती है। वैसे मल्टी एसेट ये डिफरेंट जो एसेट्स होते हैं, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, कमोडिटीज यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, करेंसी में अगर डालना है तो रियल एस्टेट में निवेश करना है, तो ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन आपको एक ही फंड के अंदर मिल सकता है। इसकी ब्यूटी क्या है कि भाई एलोकेशन मार्केट के हिसाब से भी फंड मैनेजर कर सकता है। अगर उसको लगता है कि इक्विटी मार्केट नहीं इतना अट्रैक्टिव है या फॉल होने वाला है या शायद से मुझे एलोकेशन वाइज ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो जो बाकी दूसरे एसेट्स है उसमें वो एक्सपोजर बढ़ा देता है। और मल्टी एसेट की बात करें तो वो इक्विटी एसेट एलोकेशन वाला भी आता है और डेट एलोकेशन वाला भी आता है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इक्विटी टैक्सेशन भी आता है और डेट टैक्सेशन के भी मल्टी एसेट आते हैं। तो इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन होता है ये कोई भी इन्वेस्टर के लिए जो सभी एसेट्स में थोड़ा थोड़ा करके उनको अगर परसेंटेज वाइज निवेश करना है और FD से ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद रखना है, 5 साल का टाइम टेन्योर के साथ उसको करना है, तो मुझे लगता है मल्टी एसेट एक ऐसे कैटेगरी है जो डेफिनेटली निवेशकों को सोचनी चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पर सर एक सवाल बहुत ही अच्छा है तो मुझे लगा इसको ज़रूर लेना चाहिए, हेमलता जी का, होम किचन के नाम से। तो मैम क्वेश्चन तो लेंगे लेकिन बदले में आप होम किचन से खिलाएंगे क्या, आप हमें बताइए। सर इनका सवाल ये है, हेमलता जी कह रही मैं कानपुर से हूँ, 1000 रुपये की ये सिप शुरू करना चाहती हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ शुरुआत में और कितने सालों तक? सर ये बहुत अच्छा सवाल मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो हाउसवाइफ हैं जो चाहती हैं अपने पैसे को निवेश करना, क्योंकि पहले था कि एक गुल्लक बना के रखी जाती थी और अब जो है महिला जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं, तमाम तरीके से यहाँ पे जागरूक हो रही हैं, तो आपके हिसाब से क्या सलाह रहेगी? देखिए होम किचन उनका जो यूजर नेम था या तो जो उनका नाम था उन्होंने रखा था, तो जनरली फीमेल्स जब किचन में खाना बनाती है तो वो कोई भी एक डिश नहीं बनाती है जी, राइट, वो डिफरेंट डिश बनाती है। जो भी व्यंजन वो परोसना चाहती है या खाना चाहती है, तो उसके सोच से मैंने ये सोचा कि भाई उनके लिए शुरू में अगर डिफरेंट एसेट में निवेश करना है तो मल्टी एसेट जैसा फंड डेफिनेटली वो शुरू में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं है और रिटर्न की भी बात करें तो रिटर्न भी काफी अच्छे आए। 5 साल के रिटर्न्स अभी थोड़ी देर पहले। मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है और जैसे टीम हमें बताएगी कि दुरुस्त हो गया है यहाँ पर तो हम वापस सर से चर्चा करेंगे। यहाँ पे हेमलता जी का सवाल हम लोग लेंगे। यहाँ पे सर का साफ तौर पे कहना था कि मल्टी जो एसेट फंड्स है उस पर फोकस किया जा सकता है और इसके अलावा अमित खुशवाहा जी भी कह रहे हैं कि मेरा भी सवाल ले लीजिए।
तो हम लोग अभी ले लेते हैं, जैसे ही सर जुड़ेंगे हमारे साथ हम लोग लेंगे। लेकिन मिड कैप फंड्स को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पे मिड कैप फंड्स के बारे में देखिए समझना ये भी बहुत सारी चीज़ ज़रूरी है कि कंपनी की, ये देखिए मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनियाँ जो होती हैं 101 मान लीजिए कि 100 से ऊपर जो कंपनी होती है और वहाँ से 250 तक की जो कंपनी होती है वो मिड कैप कैटेगरी में आती है। यहाँ पे तेज़ी से बढ़ने की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि देखिए कि ये लार्ज कैप की कैटेगरी से दूर होती है। लेकिन जिस तरीके से, ठीक है चलिए, इसी बीच सर हमारे साथ जुड़ गए। सर आपकी बात अधूरी रह गई थी हेमलता जी के लिए, आप सजेस्ट कर रहे थे कैटेगरी। हाँ सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने वो मेरी व्यंजन वाली बात आपने अगर सुनी होगी तो जी, मैं ये कह रहा था कि कोई भी जो गृहिणी है जब वो व्यंजन किचन में बनाती है तो डिफरेंट डिफरेंट व्यंजनों को रखती है, राइट। तो वैसे ही उनको जो शुरुआत करनी चाहिए वो मल्टी एसेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास के फ्लेवर्स उनको मिलेंगे। और शुरुआत के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे वो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं और रिटर्न की भी उम्मीद रख सकते हैं अपने जो एफडी में निवेश करते होंगे उससे ज्यादा। तो सर मैं ये चीज़ पूछा जाता हूँ कि मल्टी एसेट 1000 की पूरी एसआईपी कर दें, ये 500 में 2 टुकड़े करके किसी और भी फंड में डालना ठीक है या फिर नहीं, देखिए उनकी ये शुरुआत है तो मैं ये आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आगे जाके वो एसआईपी को बढ़ाएंगे। अभी से 1000 की शुरुआत कर रहे हैं, कल उठ के शायद से वो 2000 भी कर सकते हैं, 3000 की भी कर सकते हैं। जैसे जैसे उनको उनकी फिजिबिलिटी आएगी, उनके इनकम में बचत ज्यादा से ज्यादा होगी तब से सर बराबर है। तो अभी शुरू में एक ही फंड से शुरू करिए, एक फंड में रख सकते हैं, 500 में बाइफरकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट शुरू में कैटेगरी जो रखनी है, मेरा ऐसा कहना है कि भाई हाइब्रिड में रखे, और हाइब्रिड में अगर मल्टी एसेट रखना है तो रख सकते हैं। सर कोई फंड के नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं क्या आप, एक दो? आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट जो फंड है वो भी सोच सकते हैं। और आज अगर जो हमने फ्रैंकलिन का बात किया, फ्रैंकलिन का भी इक्विटी का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी हिस्ट्री रही है, काफी पुराना फंड हाउस है, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो काफी अच्छे रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं। नया फंड है, निवेशक भी नया है, पहली बार निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे फंड में एनएफओ में भी वो निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर। सर क्या सभी तरीके के निवेशकों के लिए ये फंड ठीक रहेगा फिलहाल अगर वो निवेश शुरू कर रहे हैं तो इसमें? देखिए जिन्होंने अब तक हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश नहीं किया है दिव्या, उनके लिए ये डेफिनेटली एक्सपोजर लेना बनता है ऐसे फंड्स के अंदर। अगर उन्होंने ऑलरेडी डेट का एलोकेशन, हाइब्रिड का एलोकेशन ऑलरेडी किया है तो वो निवेशकों को डालने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो निवेशक ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में मुझे गोल्ड का एक्सपोजर चाहिए, सिल्वर का एक्सपोजर चाहिए, डेट का एक्सपोजर अब तक मैंने नहीं किया है, तो ऐसे सब कॉम्बिनेशन को लेकर ये मल्टी एसेट काफी अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और जिनका टाइम होराइजन एटलीस्ट 5 साल है, 3 से 5 साल का तो मिनिमम उनका टाइम होराइजन है, तो ही ऐसे मल्टी एसेट में उनको निवेश करना चाहिए। ठीक है सर। सर और इसके अलावा जो एक हमारा आज का मेजर टॉपिक था मिड कैप फंड, सर अगर उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ जाते जाते कि मौजूदा समय में कौन से मिड कैप फंड्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें निवेशक जो है अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए फंड के नाम बताने से पहले डेफिनेटली निवेशकों को अपना रिस्क प्रोफाइल पहले से समझना चाहिए कि भाई ये हाई रिस्क हाई रिटर्न होते हैं। आपकी अवधि अगर 7 साल से ज्यादा की है तो ही आप मिड कैप फंड्स को देखिए। मेरे हिसाब से मिड कैप में आप मिराई एसेट का मिड कैप देख सकते हैं, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड जो मिड कैप फंड है वो देख सकते हैं, निपॉन का काफी पुराना फंड और काफी अच्छे से परफॉर्म किया हुआ फंड निपॉन ग्रोथ फंड देख सकते हैं। और हालांकि अभी कुछ समय तक कॉन्ट का फंड नहीं चला है, यानी हाल ही कुछ महीनों में, बट ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो डेफिनेटली कोटक कॉन्ट का मिड कैप को भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। विरल सर आप हमारे साथ जुड़े और व्यूअर्स के बहुत अच्छे से अपने सवाल दिए और मुझे जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शुक्रिया। जी।